दिल्ली में अनशन खत्म हो गया है, लेकिन भूख की ये कहानी आज की नहीं है। भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर भी रहा है जब एक इंसान का खाना छोड़ देना पूरी सत्ता के लिए चिंता का विषय बन जाता था। और इसकी शुरुआत गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही लोगों की गलती की सजा खुद को देकर की। आखिर भूख कब विरोध बन गई और अनशन कब राजनीति का हथियार? इसकी कहानी करीब एक सदी पुरानी है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज के एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे गांधी के सत्याग्रह से लेकर आज के अनशन और विरोध प्रदर्शनों की पूरी कहानी। आखिर गांधी ने अनशन को अपने संघर्ष का हिस्सा क्यों बनाया? उनके बाद इस तरीके ने भारतीय राजनीति में कौन कौन से रूप लिए? और आज जब कोई भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता अनशन पर बैठता है तो उसके पीछे गांधी के विचार कितने बाकी हैं? सबसे पहले समझते हैं कि उपवास और अनशन में फ़र्क क्या है। उपवास धार्मिक आस्था, आत्मसंयम और या फिर प्रायश्चित के लिए किया जा सकता है, लेकिन जब किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे को लेकर भोजन का त्याग किया जाए और उस कष्ट के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो तो वो अनशन बन जाता है। गांधी ने इसे सत्याग्रह से जोड़ा, यानी सामने वाले को चोट पहुंचाने के बजाय खुद को कष्ट सहना और उसके विवेक को सवाल के सामने खड़ा करना। साल 1913, दक्षिण अफ्रीका। गांधी फिनिक्स सेटलमेंट में रहते थे। उन्हें अपने समुदाय के 2 सदस्यों की गंभीर गलती का पता चला। गांधी ने दोषियों को सजा देने के बजाय खुद को ही जिम्मेदार माना और 7 दिन का उपवास किया। बाद में कई महीनों तक दिन में सिर्फ एक बार भोजन करने का संकल्प लिया। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये प्रायश्चित था। लेकिन यहीं से गांधी की तो सोच की शुरुआत होती है जिसमें दूसरों को कष्ट देने के बजाय खुद कष्ट सहना प्रतिरोध का माध्यम बनता है। भारत आने के बाद 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में गांधी ने अनशन का राजनीतिक सामाजिक इस्तेमाल किया। मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांधी ने 15 मार्च को अनशन शुरू किया और 3 दिन बाद समझौते के बाद उसे खत्म किया गया। खास बात ये थी कि सामने अंग्रेज सरकार नहीं थी, यानी गांधी के लिए अनशन सिर्फ सरकार के खिलाफ हथियार नहीं था बल्कि किसी भी विवाद में नैतिक दबाव बनाने का भी एक अच्छा तरीका था। फिर अनशन गांधी के बड़े आंदोलनों का हिस्सा बनता गया। 1919 की हिंसा, 1921 के सांप्रदायिक हिंसा और फिर 1922 की चौरा चोरी घटना। चौरी चौरा में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 5 दिन का प्रायश्चित उपवास किया। 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया गया। यानी कभी अनशन सत्ता के खिलाफ था, कभी हिंसा के खिलाफ और कभी समाज को जोड़ने की कोशिश थी। फिर आया साल 1932। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। गांधी इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। बातचीत हुई और 24 दिसंबर को पूना पैक्ट किया गया। गांधी ने अनशन समाप्त किया। ये प्रसंग आज भी जटिल माना जाता है क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ अंग्रेज सरकार का नहीं था बल्कि दलित प्रतिनिधित्व और गांधी अंबेडकर की अलग अलग राजनीतिक सोच का भी था। 1933 में गांधी ने छुआछूत के खिलाफ अभियान के दौरान भी अनशन किए, लेकिन 1943 का अनशन सबसे गंभीर था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी नजरबंद थे। 10 फरवरी 1943 को उन्होंने 21 दिन का अनशन शुरू किया। उम्र 73 साल थी और स्वास्थ्य पहले से कमजोर। हालत बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार को उनकी मौत की आशंका होने लगी और उनकी मृत्यु की स्थिति में तैयारियां तक शुरू कर दी गईं। गांधी ने 21 दिन पूरे किए। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के पास कोई सरकारी पद या हथियार हो ना हो, फिर भी उसका अपना शरीर अपने दांव पर लगाना सत्ता के लिए कितना बड़ा राजनीतिक संकट बन जाता है। 1948 में गांधी की हत्या के बाद भी अनशन की राजनीति खत्म नहीं हुई। आज़ाद भारत में इसका एक नया रूप सामने आया। 1992 में तेलुगु भाषा के लोगों के लिए आंध्र राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीमुलु ने आमरण अनशन किया। 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए और 1953 में अलग आंध्र प्रदेश बनाया गया। यानी पहली बार आज़ाद भारत में ये सवाल बहुत साफ देखने को मिला कि क्या किसी व्यक्ति का अनशन सरकार को राजनीतिक फैसला बदलने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन हर अनशन सफल नहीं हुआ। साल 2000 में मणिपुर के मालोम में हुई गोलीबारी के बाद इरोम शर्मिला ने AFSPA हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। ये संघर्ष करीब 16 साल चला। उन्हें हिरासत में रखा गया और उनकी जान बचाने के लिए ट्यूब से उन्हें भोजन भी दिया जाता रहा।
2016 में उन्होंने अनशन खत्म किया, लेकिन उनकी मूल मांग पूरी ना हो सकी। इससे पता चलता है कि सिर्फ लंबे समय तक भूखा रहना किसी आंदोलन की सफलता की गारंटी नहीं है। जनता का समर्थन, मुद्दे की ताकत और राजनीतिक परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आया साल 2011 और अनशन की राजनीति का आधुनिक दौर सामने आ गया। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार और मजबूत लोकपाल की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। बाद में रामलीला मैदान का आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इस बार गांधी के दौर से एक बड़ा फर्क था। टीवी कैमरे, सोशल मीडिया और लगातार चलती बड़ी खबरें। एक व्यक्ति का अनशन कुछ ही समय में बड़े जन आंदोलन में बदलता हुआ नजर आया और लोकपाल का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंचा। यानी गांधी से अन्ना तक आते आते अनशन की भाषा बदल चुकी थी। गांधी के समय ये सत्याग्रह आत्मसंयम और नैतिक दबाव से जुड़ा था और बाद में ये राज्य की मांग, किसी कानून के विरोध और राजनीतिक दबाव का माध्यम बना। और आधुनिक दौर में मीडिया और सोशल मीडिया ने इसकी पहुंच कई गुना बढ़ा दी। तो क्या आज का हर अनशन गांधी के सत्याग्रह जैसा है? ये ज़रूरी नहीं। गांधी के लिए अनशन सिर्फ मांग मनवाने का तरीका नहीं था, उसमें अहिंसा, आत्मसंयम, नैतिक जिम्मेदारी और आत्मकष्ट की पूरी सोच शामिल थी। आज अनशन कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा हो सकता है और शायद इस पूरी कहानी को समझने की सबसे ज़रूरी बात यही है। अनशन की ताकत इस बात में नहीं होती कि कोई व्यक्ति कितने दिन भूखा रहा। असली ताकत उस सवाल में होती है जिसके लिए वो भूखा बैठा है और उस सवाल के साथ कितने लोग जुड़े हैं या कितने लोग खड़े होते हैं। क्योंकि एक इंसान का खाना छोड़ देना अपने आप में राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब उसकी भूख किसी बड़े सवाल की आवाज़ बन जाती है, तब वही भूख सत्ता के सामने एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाती है। गांधी से शुरू हुई ये कहानी आज भी जारी है। तरीका बदला है, मुद्दे बदले हैं, माध्यम बदले हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है। क्या एक इंसान अपने शरीर के जरिए सत्ता और समाज को इतना मजबूर कर सकता है कि उसे भूखा रहना पड़े?